How many kidneys people have to sell to have you on board? अगर म्यूजिक नहीं होता तो डेफिनेटली आर्ट फील्ड में ही कुछ ना कुछ करता एंड आई एम थॉरली कनेक्टेड विद आर्ट आई सॉ कीबोर्ड आई स्विच्ड इट ऑन एंड मैं ऐसे ही बजा रहा था आई वाज वेरी स्मॉल मुझे म्यूजिक का कुछ भी नहीं पता था बट समहाउ आई फिगर आउट अ सॉन्ग माय मॉम वाज लाइक ही इज प्लेइंग अ सॉन्ग ऑल बाय हिमसेल्फ You have worked with Ayushmann Khurrana and Tahira Kashyap, फॉर मी इट वाज लाइक अ माइलस्टोन दैट आई हैव अचीव्ड जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो, तो वो कौन है? डेफिनेटली ए आर रहमान जब ऐसा लगता है कि कुछ करना है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ एंड जब बेस्ट चीज़ होती है जब कुछ भी नहीं होता ना तब सबसे बेस्ट आर्ट निकलता है How do you balance your music life with your personal life? मुश्किल तो है थोड़ा सा तो जब आप ज़्यादा आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हो एक चीज़ में ऐसा बोलते हैं कि 3 minds are better than 1 mind. Have you ever said no? I have actually never said no. पहली बार हुआ था कि मैंने इतनी शिद्दत से कुछ बनाया है एंड उन लोग को पसंद नहीं आया मेरा दिल टूट गया था बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जब एक आर्टिस्ट वेडिंग इंडस्ट्री में जाकर परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो वो अपनी वैल्यू गिरा देता है. सी आई लुक एट वेडिंग इंडस्ट्री एज एन अपॉर्चुनिटी एंड वेडिंग इंडस्ट्री से ही मैं थ्राइव कर रहा हूँ सो ये तो आई थिंक बहुत गलत चीज़ है अगर इसने बोली है तो. आदर्श राव का म्यूजिक किसके लिए नहीं है? Hi everyone and welcome to another episode of Wed FM India, India's first wedding podcast season 2. आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, he is a truly a trendsetter in the world of wedding music industry. उनकी आवाज़ आप काफ़ी बार ग्रैंड ब्राइडल एंट्री से लेकर वेडिंग फिल्म्स में भी सुन चुके हैं. ही इज़ द वॉइस बिहाइंड दोज मैजिकल वेडिंग फिल्म्स जो एक ग्रैंड वेडिंग फिल्म को और भी ज़्यादा ग्रेट बनाती भी है with the magic of his songs, his lyrics and of course his music. So thanks to social media, we all are aware कि किसी भी एक वायरल या एक ब्यूटीफुल वेडिंग को और भी ब्यूटीफुल और लोगों को उसमें इमोशनली कनेक्ट करवाने के लिए राइट म्यूजिक चूज़ करना कितना क्रूशियल है. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इन स्पेशल मोमेंट्स के लिए एक परफेक्ट म्यूज़िक को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इन सारी आर्ट को वो मास्टर कर चुके हैं. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक वेडिंग सॉन्ग बनाने का पूरा प्रोसेस आखिर होता क्या है और कपल्स को पर्सनलाइज म्यूज़िक क्यों चूज़ करना चाहिए, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है वाइल मेकिंग अ वेडिंग सॉन्ग. हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क होता है एक बॉलीवुड सॉन्ग में और एक वेडिंग फिल्म के सॉन्ग में और उनका प्रोसेस कितना डिफरेंट होता है. आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या आदर्श ने एक नए जॉनरा को जन्म दिया है एंड व्हाट इज हिज टेक ऑन द फ्यूचर ऑफ वेडिंग म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एक कपल के लिए उनका एक खुद का स्पेशल वेडिंग सॉन्ग होना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है राधा. सो लेट्स डाइव इनटू आवर पॉडकास्ट एंड लिसन टू ऑल द आंसर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट. Hi Adarsh, Hi. welcome to Wed FM's couch. You have no idea how happy I feel right now because music मेरी second language है and I love music. But you know एक होता है ना that you find that right person जो music के बारे में आपसे बात करे and more than बात करे इंस्पायर करे लोगों को. एंड आई ट्रूली फील यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु कैन रियली इंस्पायर आर इंडस्ट्री विद योर म्यूजिक. तो यू ऑलरेडी डन बट आई थिंक आज लोगों को बताते हैं कि असली आदर्श कौन है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Sounds amazing and thank you so much for having me here and it's really great. थैंक यू. बट बिफोर आई स्टार्ट विद माई पॉडकास्ट मैं हमेशा जो अपनी शुरुआत करती हूँ यू नो प्रोफेशनली हर कोई ग्रो कर लेता है या हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि चलो ये नहीं तो कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हो ही जाएगा. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है और जो वेड एफएम के काउच पे हम प्रैक्टिस करते हैं वो हम ये पूछते हैं कि अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं एज एन इंडिविजुअल हु आर यू, सो व्हाई डोंट यू टेल अस असली आदर्श कौन है? असली आदर्श एक बहुत बड़ा म्यूज़िक एंथुजियास्ट है. बचपन से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक़ रहा है. सो दिस हैज़ बीन माई ट्रू पैशन. सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आई एम अ वेरी बहुत काम कंपोज्ड सा हूँ, बड़ा ईजी गोइंग सा हूँ
एंड अपनी क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा जो प्यार करता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है. सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो मैं ऐसा ही हूँ. जैसा मेरे म्यूज़िक में रिफ्लेक्ट होता है, दैट्स द सेम पर्सनैलिटी आई हैव. एंड या परफेक्ट. अगर मैं ये बोलूं कि आदर्श की लाइफ से म्यूजिक को बिल्कुल ओमिट कर देते हैं, ओके. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ देन? अगर मतलब मेरी लाइफ से अगर म्यूज़िक ओमिट हो जाए, फिर भी मैं कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म के पीछे ही जाऊंगा फॉर श्योर. क्योंकि बचपन में ना मैं आपको ये पता है द फ्लिप बुक्स होती थी या जिसमें एनिमेशन होता था. एब्सोल्युटली. तो मैं क्या करता था, मैं क्लास में बैठ के, पढ़ाई में तो ऑब्वियसली मेरा मन था नहीं, तो मैं पीछे बैठ के मैं उस पर स्टिक वाली ड्राइंग्स बनाता था. एंड उसमें मैं फ्लिप बुक बनाता था, सब दोस्तों को दिखाता था कि दिस इज़ द फ्लिप बुक आई मेड. तो मतलब somehow in some or the other form I have been connected to art. मैं स्केचिंग करता था, मैं अपने टीचर्स की स्केच बनाता था, पेंटिंग्स करता था. बहुत अच्छी पेंटिंग्स नहीं करता था बट ठीक है. इम्प्रेस अब कर मतलब लेते थे. इम्प्रेस नहीं, जस्ट फॉर फन. मतलब मुझे आर्ट फील्ड में ही कुछ ना कुछ, अगर म्यूजिक नहीं होता तो डेफिनेटली आर्ट फील्ड में ही कुछ ना कुछ करता मैं डेफिनेटली. सो दैट इज़ द पर्सन आई एम एंड आई एम थॉरली कनेक्टेड विद आर्ट. अमेजिंग. सो अगर आपकी लैंग्वेज में बात की जाए, अगर आप म्यूजिशियन नहीं होते तो आर्टिस्ट तो हमेशा रहते आप. 101%. Right. Yes. What is the right definition of an artist according to you? अकॉर्डिंग टू मी ये होता है कि ही और शी इज़ ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी. मतलब कुछ कहानी बताना चाहते हैं. एंड एक उनकी अलग ही दुनिया होती है. You know, be it music, be it painting, be it anything. It's just that they are living their experience. They're just, वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो चीज़ उन्हें दुनिया को बतानी है थ्रू समथिंग और द अदर. हो सकता है फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो शायद बोल के नहीं बता पाते कि थ्रू वर्ड्स. सेम इज़ विथ मी. मैं भी शब्दों में काफ़ी कच्चा हूँ बट व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक इट इज़ लाइक आई कैन टेल अ होल डिफरेंट स्टोरी. So I think that is what art does to people. That is what artists are basically. It's just that अपनी एक story बताते हैं through some or the other form. You've beautifully crafted it by saying that एक artist और एक story का जो relation है, that Yeah. is amazing. But if I ask you, what is your story? मेरी ऐसा कोई स्टोरी है नहीं. मतलब एज आई टोल्ड, बचपन से मुझे म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन था. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 7 or 8, Yeah. तब मम्मी पापा मुझे ले गए थे एक टू टॉय शॉप. Okay. तो वहाँ पे आई सॉ कीबोर्ड एंड आई वाज लाइक आई वांट दैट. सो वो लोग लेके आए, दे गॉट मी द कीबोर्ड एंड घर पे आई अनपैक्ड इट एंड आई स्विच्ड इट ऑन एंड मैं ऐसे ही बजा रहा था, टिंग टिंग टुंग समथिंग सम रैंडम स्टफ. एंड फिर आई फिगर आउट अ सॉन्ग सडनली. Wow. एंड माई मॉम वॉज लाइक ही इज़ प्लेइंग अ सॉन्ग ऑल बाय हिमसेल्फ. मतलब इसको कोई हमने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं. And you were just what? I was I think around 7 or 8. Yeah, I was very small. Wow. मुझे म्यूज़िक का कुछ भी नहीं पता था बट somehow I figured out a song and मैं वो बजा रहा था. So मम्मी पापा वर लाइक कि यार इसको तो अब इसमें फॉर्मल एजुकेशन करवानी पड़ेगी. Then they appointed a music teacher and he used to teach me songs Okay. like Bollywood songs हो गया, then ghazals हो गए काफ़ी सारे. Wow. So तब से I started learning keyboard and by the time I was in 10th or 12th तब तक he was there. उसके बाद में obviously सब हर इंडियन इसमें ये होता है कि या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा. So that's what happened and मैं इंजीनियरिंग में गया. After your parents, decided to give you a formal education in music, they still Yeah. wanted you to be. Oh, okay. Yeah, that is what happens, हाँ जी. in a middle class family. That is what happens कि यार म्यूज़िक में मतलब इट्स आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी मेंटालिटी भी ठीक है, सही है, क्योंकि दिस नॉट अ वेरी ऐसी फील्ड नहीं जहाँ पे यू हैव अ प्रॉपर ये थिंक या यू विल बी Yeah. सक्सेसफुल. मतलब यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट. Of course. सो दैट वाज द आई थिंक देयर आइडिया ऑल्सो. सो ठीक है, इंजीनियरिंग करी. उस टाइम पे म्यूज़िक वॉज एट अ बैक सीट, प्रॉपर बैक सीट. आई वाज लाइक पूरा म्यूज़िक छोड़ दिया था. बट देन आई डोंट नो, सडनली आई गॉट
इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, मतलब काफ़ी सारे इवेंट्स होते थे, तो वहाँ पे मैं आई यूज़ टू पार्टिसिपेट एज अ कीबोर्डिस्ट, एज अ सिंगर. तो तब मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट टू डू, बिकॉज वंस यू एंटर अ फील्ड, लाइक फॉर मी इट वाज इंजीनियरिंग, कि ये तो मुझसे नहीं होगा. दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट गुड एट. म्यूज़िक इज़ समथिंग आई कैन एक्चुअली परस्यू एज अ करियर. मतलब मैं भले ही बहुत ही गंदा म्यूजिशियन बनूंगा, बट एटलीस्ट आई विल बी हैप्पी. सो वो सोच के somehow I completed my engineering, and then I got into full-time music. मेरा एक फ्रेंड है प्रणय, so he used to work at a video production company Okay. by the name Greenside. तो वहाँ पे he was like they also shoot weddings and they do pre-weddings and a lot of other stuff. Sure. Like why don't you come and join us? So I was like ठीक है, done. Music के लिए I mean I don't care about the pay, I don't care about anything. I was like ठीक है, चलो I'll just join. वहाँ से फिर story start हुई. And then I started composing my own stuff, like releasing my independent songs. तो ऐसे करते करते it's been I don't know, like 6 to 7 years I've been doing full-time music. How come weddings? Like wedding की तरफ आपका रुख कब बदला? So इसकी भी story है. I am all ready for stories. हाँ, तो कहानी से मैं तो बने हैं सब. काफ़ी कहानियाँ सुनाऊंगा मैं. So this was in 2021. Siddharth and Ashish, they just got in touch with me. They had listened to my songs. Sure. So my 2020 se I had been releasing independent songs, and in 21 I was doing my first show in Delhi. Okay. Yeah. So उस time पे I put up a story, you know, this is my first show and everything, and they DM'd me on Instagram कि हाँ we will also be there. I was like ठीक है. So I did my show and everything, and after the show, they were like, can you compose a wedding song for us? And I had no idea. I was like, this is मतलब इस रास्ते पे तो I have no idea how to make a wedding song. हाँ जी. And that didn't work out somehow, but they ended up using one of my song for the wedding film. Okay. For a trailer. Okay. So I thought yeah, this is तो going, मतलब ये म्यूजिक जिस टाइप के म्यूजिक मैं बनाता हूँ, इट्स लाइक एन इंडी पॉप विद एन इंडियन टच थोड़ा सा होता है उसमें. So like this is going. And Instagram पे you can see, you know, your music कि कौन कौन सी क्या क्या रील्स बनी है उस पर. So मेरे सॉन्ग्स पे काफ़ी रील्स बनी थी. अच्छा. हाँ, मतलब वेडिंग फिल्म्स में. एंड वन ऑफ माई सॉन्ग राह गुजर करके एक ट्रैक था, इट वाज अ ट्रैवल सॉन्ग, एंड उस पर इतने सारी वेडिंग फिल्म्स बने, ट्रेलर्स बने. सो लाइक व्हाई डोंट आई स्टार्ट डूइंग दिस, लाइक यू नो, प्रॉपरली मेकिंग अ कस्टमाइज्ड वेडिंग, लाइक मेकिंग वेडिंग सॉन्ग्स. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड या आई मीन दैट्स बीन द जर्नी गेटिंग इनटू द वेडिंग स्पेस, वेडिंग म्यूजिक. या Amazing. So you're saying that it wasn't in your agenda, but somehow it just worked out for you, right? Yes. So do you just produce music for weddings, or you're open for all? I do weddings as well. That is like the parallel that I run. And उसके अलावा I make my independent music. And मैं ad jingles भी करता हूँ and everything. Okay. सारी चीज़ें करता हूँ. Yes. Okay, perfect. No, we truly enjoy your music for sure. But I really want to ask you, what makes you unique? I think uniqueness आती है from the the process, the style of my music. So मैं थोड़ा सा so since childhood I've been exposed to a lot of different kind of music. जैसे I'm a South Indian, so I was born and brought up in born in Karnataka but brought up in Indore. So बचपन से मैं बहुत अलग अलग टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनता आ रहा हूँ. सो वो चीज़ मेरे जहन में है कि जो भी मैं सॉन्ग्स बनाऊँगा उसमें आई गिव अ बिट ऑफ क्लासिकल और इंडियन टच एटलीस्ट. मतलब भले वो हिंदुस्तानी हो या कर्नाटिक हो, तो दैट इज़ समथिंग इट हैज़ बिकम माई स्टाइल. सो आई थिंक वेडिंग सॉन्ग्स में भी ना यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इमोशंस. That's true, yeah. ठीक है, द लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, काफ़ी इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं. सो आई थिंक समहाउ द पजल्स एक साथ बैठ जाता है वो, कि द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई मेक एंड द वे इट कनेक्ट्स विद द विजुअल्स. सो आई थिंक एंड विद द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, द कपल एंड एवरीवन. सो आई थिंक दैट मेक्स इट अ बिट यूनिक. My next question to you, because you were just talking about the process. जब कोई फोटोग्राफर या कोई कपल आपको रीच आउट करता है, आपका क्या प्रोसेस रहता है उस म्यूज़िक को बनाने में? क्योंकि जब आप एक फिल्म का कोई गाना प्रोड्यूस कर रहे हो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये 2 कैरेक्टर्स हैं. लेकिन वेडिंग्स में तो 2 कैरेक्टर्स नहीं है ना,
उसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने पेरेंट्स के अलग इमोशंस आपको दिखाने पड़ेंगे, कपल के अलग, सिबलिंग्स के अलग. सो व्हाट इज़ योर प्रोसेस लाइक? सो जब कोई कपल अप्रोच करता है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट उनके बारे में वी वांट टू नो एवरीथिंग. ठीक है. कि उन लोग की क्या स्टोरी थी, वो कैसे मिले, एंड हाउ इट लेड टू देयर वेडिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग. एंड दैट टू नॉट फ्रॉम जस्ट अ सिंगल पर्सन बट बोथ ऑफ देम सेपरेटली, एंड दे बोथ शुड नॉट शेयर द स्टोरी. सो क्योंकि दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि ऐसा हुआ एंड ऑल दैट. एंड उनके बारे में ये पता करते हैं कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू दे लाइक. ओके. किस टाइप के सॉन्ग्स, जैसे कि एक फेज होता है ना लाइफ का जब व्हेन यू टू गाइज आर टुगेदर, एक सॉन्ग होता है वो पर्टिकुलर जो कनेक्ट करता है. सो दैट इज विद एवरीवन, जो डेडिकेशन में काम आता है. सो वो चीज़ें लाइक हर चीज़ पता करते हैं उनके बारे में. एंड ऑल्सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे. आई मीन आई हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन फॉर दैट नाउ. पहले तो नहीं था. सो व्हेन यू थिंक अबाउट योर बेटर हाफ, what word comes to your mind? So for example, when I think about my wife, sukoon, saiba means like a shelter. तो ऐसे कुछ वर्ड्स भी हम लोग उनसे लेते हैं जो when they think about their partner, what word comes to their mind. So that word also we end up using in the lyrics. And yeah, these are the things. And उन्होंने अगर उन्होंने हमारे गाने भी सुने हैं तो उनमें से उनको क्या पसंद है, जस्ट नो अबाउट देयर टेस्ट. उसके बाद में देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉन्ग. सो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस. लाइक विदाउट नोइंग अबाउट देम कम्प्लीटली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सॉन्ग दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर देम और जस्ट मेड फॉर देम. श्योर. एंड ऐसा कभी कोई क्वेश्चनर फिल होके आपके पास आया हो, किसी ने आपको बिल्कुल मूव कर दिया हो कि यार ये एक डिफरेंट लेवल की सोच है या डिफरेंट लेवल का प्यार है, एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन इट? कभी ऐसा कुछ हुआ है? यस. व्हाई डोंट यू टेल अस? सो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो एक कपल था. सो वो दोनों दे बोथ वर मैरिड टू डिफरेंट पीपल. ठीक है. ओके. सो दोनों शादीशुदा थे. हाउएवर थिंग्स डिडंट वर्क आउट. दोनों का डिवोर्स हो गया एंड they got together. So ultimately they got together, मतलब वो दोनों were getting married. So उनकी बहुत इमोशनल स्टोरी थी कि हाउ डेस्टिनी का कितना बड़ा रोल है कि वो कैसे मिले. सो आई वाज लाइक दिस हैज़ टू बी, मतलब ये तो दिस इज समथिंग लाइक बहुत ज़्यादा मूविंग था एंड इस पर तो काम करना ही पड़ेगा. सो उनके लिए जो सॉन्ग बनाना था दैट वाज फॉर द फर्स्ट डांस. ओके. या सो दैट मतलब वो ऐसी चीज़ थी कि वो इतनी हमारे लिए भी और उनके लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि पहला मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो अपना प्यार एक्चुअली सेलिब्रेट करेंगे, द फर्स्ट डांस. सो दैट वाज लाइक वो बहुत यूनिक चीज़ थी. एंड उसके लिए वी मेड अ कंटेम्प्रेरी सॉन्ग बनाया था एक. काफ़ी हैप्पी सा, बिकॉज ऑब्वियसली सारे उनके हैप्पी मोमेंट्स को हमको रिफ्लेक्ट करना था उसमें. तो वो एक सॉन्ग बनाया एंड उनको बहुत पसंद आया. इज इट अवेलेबल ऑनलाइन और नो? नहीं, अवेलेबल अभी तो नहीं है. आई थिंक वो बाद में रिलीज़ कर देंगे. श्योर. अभी आप अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे थे. यू वर टॉकिंग दैट अगर आप एक शब्द में उनको एक्सप्लेन करो तो वो आपका सुकून है. लेकिन एक कहावत है, जब एक म्यूजिशियन अपने म्यूजिक में घुस जाता है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, राइट? वो तो है. अब यू आर मैरिड नाउ. हाउ डू यू बैलेंस योर म्यूजिक लाइफ विद योर पर्सनल लाइफ? मुश्किल तो है थोड़ा सा, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा एनग्रॉस था म्यूज़िक में. मतलब मैं दिन भर स्टूडियो में रहता था, अराउंड 15-20 मतलब 10-15 घंटे. रात में मैं खाना खाने आता था. बट शादी के बाद ना मेरे को लगता है कि इंसान बहुत फोकस हो जाता है. मतलब ही नोज़ कि ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है जहाँ पे आपको अपने वर्क को डेडिकेट करना है, एंड ये टाइम है जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को डेडिकेट करना है. सो लाइक दैट थोड़ा टाइम लगा मुझे. आई मीन वो भी थोड़ी अपसेट होती है ऑब्वियसली. बट आई थिंक विद टाइम मैं थोड़ा सा उसमें ये हो गया कि वर्क एंड पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है. मतलब वर्क में भी आई एम गिविंग माई 100%,
एंड देन व्हेन आई कम बैक होम, जब घर आता हूँ तब वर्क के बारे में कोई बात नहीं होती है. मतलब ऐसे तो मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं हो, उसको भी नहीं पसंद है. एंड या दैट्स हाउ इट इज़, एंड इट्स बीन थोड़ा सा सही चल रहा है वैसे भी. परफेक्ट. एंड आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढते हो? जैसे अगर मुझसे कोई पूछे, बिकॉज मैं एक फोटोग्राफर हूँ, तो मेरी जितनी भी इंस्पिरेशन होती है, या तो आई गो टू पिंटरेस्ट एंड आई फाइंड मेरे से रिलेटेड भी नाउ, आई जस्ट फाइंड इट एंड आई स्क्रीनशॉट इट एंड कीप इट विद मी, राइट? एंड समटाइम्स आई जस्ट ट्रैवल एंड आई मेक श्योर कि मैं कोई भी चीज़ उससे देख रही हूँ तो मैं उससे इंस्पायर हूँ, राइट? एक म्यूजिशियन के लिए म्यूज़िक के अलावा और कौन कौन सी ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ से वो इंस्पायर हो सकता है? आई थिंक जब मेरे लिए ऐसा होता है कि जब मुझे इंस्पायर होना है, या मतलब जब ऐसा लगता है कि कुछ करना है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ. ओके. या सो मैं इंस्पायर होता हूँ अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू म्यूज़िक एट ऑल. तो वो एक चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं. हो गया लाइक फॉर एग्जांपल वॉचिंग मूवीज़, या दूसरों मतलब लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट्स, दैट इज़ मतलब वो एक बहुत मेजर इंस्पिरेशन होता है. लिसनिंग टू स्टोरीज, रीडिंग, ओके. प्लेइंग स्पोर्ट्स. मतलब क्योंकि आप जब आर्ट क्रिएट करते हो तो आपको एक बहुत ब्लैंक कैनवस से स्टार्ट करना पड़ता है. मतलब आपके दिमाग में या तो कुछ एक छोटा सा आइडिया हो, या तो कुछ भी नहीं हो. एंड जब बेस्ट चीज़ होती है जब कुछ भी नहीं होता ना, तब सबसे बेस्ट आर्ट निकलता है. See, the reason why I've asked you this question, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, you know, because हम ये पॉडकास्ट अगर कर रहे हैं, it's not about you and it's not about me, it's about those people जो बनना तो चाहते हैं बट डरते हैं, राइट? उनको नहीं पता है कि हम इंस्पायर कैसे हो, या किस चीज़ में इंस्पिरेशन को ढूंढे. जैसे आपने बोला कि व्हेन आई वांट टू गेट इंस्पायर्ड, मैं कुछ नहीं करता हूँ, राइट? उस कुछ भी ना करने में भी इंस्पायर्ड होना, दैट्स ऑल्सो एन आर्ट, राइट? करेक्ट. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एन आर्टिस्ट लाइक यू हमारे उन नए एस्पिरेंट्स को कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस दें, जिससे वो अपने क्रिएटिव ब्लॉक को पूरी तरीके से रिमूव कर पाएँ टाइम टू टाइम. आई थिंक मेरा तो सजेशन यही होगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, कि आई थिंक ब्रेक देना बहुत इम्पोर्टेंट है. जब आप एक चीज़ को बहुत कंटिन्यूसली करते हो, रोज़ करते हो विदाउट ब्रेक्स, सो वो एक काइंड ऑफ मोनोटोनस हो जाता है. तब ऑब्वियसली ऐसा होता है कि क्योंकि आपका माइंड इतना प्रीऑक्यूपाइड होता है उस चीज़ को लेके कि नए आइडियाज़ नहीं आते हैं. सो उस चीज़ को एक ब्रेक देने के लिए यू हैव टू गेट इनटू थिंग्स दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर वर्क. जैसे अगर मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ करनी है जो म्यूज़िक से रिलेटेड ना हो. तब जाके होता है कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जब आप कुछ और चीज़ कर रहे हो. जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, आप बस बैठे हुए हो, जस्ट देख रहे हो, मतलब जस्ट ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स. सो उस चीज़ से बहुत इंस्पिरेशन आती है, एंड क्रिएटिव ब्लॉक एक्चुअली उससे रिमूव होता है. परफेक्ट. एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपके लिए क्रिएटिव ब्लॉक, बिकॉज कई लोग कहते हैं कि क्रिएटिव ब्लॉक तो होता ही नहीं है, कुछ कहते हैं होता है, क्या म्यूजिक में भी क्रिएटिव ब्लॉक होता है? हाँ, 100%. और व्हाट आर द फेजेस, कैसा, हाउ दैट पर्सन गेट्स टू नो कि दिस इज माई क्रिएटिव ब्लॉक, मुझे अब ब्रेक ले लेना चाहिए? हाउ डू यू गेट टू नो? सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं वेडिंग सॉन्ग्स की बात करें तो मैं जब सीज़न होता है ऑब्वियसली यू नो कि वेडिंग का एक बहुत क्रेजी सीज़न होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो टाइम पे बहुत सारा काम होता है. और आपको उस चीज़ में आपको अपना 100% क्रिएटिविटी भी देनी है. That's true. तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल फॉर मी, अगर मैंने लेट्स से 3-4 सॉन्ग्स पे मैं काम कर रहा हूँ, द नेक्स्ट सॉन्ग अगर वो इट डजंट टर्न आउट गुड, कि मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग ही इसकी बहुत ही फीकी सी हो रही है, देन आई थिंक हाँ दिस इज़ अ क्रिएटिव ब्लॉक, इसके आगे मैं काम नहीं कर पाऊँगा, देन मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ. सो मैं या तो घर पे रहता हूँ या तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. तब जाके थोड़ा सा एक ब्रेन रिफ्रेश होता है कि हाँ चलो अब आई गेट टू द स्टूडियो, आई गेट बैक टू वर्क, अब आई कैन वर्क ऑन न्यू आइडियाज़.
So that is how I remove my creative block. Perfect. So you truly believe in creative blocks for sure. 100%. मेरा जो नेक्स्ट सवाल है आपसे, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द टाइमलाइन, क्योंकि वेडिंग इंडस्ट्री में हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइंस पे काम करते हैं, Yes. राइट? कुछ लोग वीडियोस 3 महीने में डिलीवर करते हैं, कुछ लोग 4 महीने में करते हैं, कुछ 5 महीने में करते हैं, एंड आई एम श्योर आप डिफरेंट वेडिंग फोटोग्राफी कंपनीज के साथ काम करते हो. Yes. व्हाट इज़ योर टाइमलाइन? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपको कपल से भी मिलना है, उनसे बात भी करनी है, इतना कुछ आपको करना होता है अपने प्रोसेस को फॉलो करने में. हाउ मच टाइम डू यू टेक टू मेक अ सिंगल सॉन्ग? So मैंने जब स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट किया था द बिजनेस लाइक द वेडिंग म्यूजिक, तो मैंने ये सोचा था कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एब्सोल्युटली. एंड यूजुअली अगर देखा जाए तो एक सॉन्ग बनने में व्हाट वी टेक इज अराउंड 30 days. ओके, So 30 days में we give the final master as in the final song. श्योर. So that includes having a word with couple, उनके साथ में सारे आइडियाज़ एक्सचेंज करना, लिरिसिस्ट के साथ बैठना, कंपोज करना, म्यूज़िक को प्रोड्यूस करना. सो एक काफ़ी टाइट टाइमलाइन पे हम लोग चलते हैं, भले ही सीज़न हो या ना हो. दैट इज़ आवर थिंग कि 30 days के अंदर ही वी हैव टू फिनिश द ट्रैक. अगर आज एक फोटोग्राफर को आपसे गाना बनवाना है, राइट, तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उससे उस 30 दिन में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो अगर किसी फोटोग्राफर को मुझसे गाना बनवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बोथ नीड टू कनेक्ट, मतलब हम दोनों का क्रिएटिव अलाइनमेंट होना चाहिए. एंड आई नीड टू नो अबाउट द वर्क कि उन लोग का क्या विजन है, द फोटोग्राफर्स विजन, मतलब क्या विजन वो लोग होल्ड करते हैं. उसके हिसाब से वी एक्सचेंज आइडियाज़. श्योर. वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज बेसिकली. और उनका विजन टूवर्ड्स द फिल्म, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म. म्यूजिक एंड फिल्म 2 चीज़ें होती हैं वेडिंग्स में. बिल्कुल. दोनों लाइक ब्राइड ग्रूम की तरह होती है, वो दोनों को साथ में इट हैज द एंड प्रोडक्ट हैज़ टू बी गुड. सो वो एक विजन मैच होता है. एंड अगर हम लोग सेम पेज पे नहीं भी हैं तो वी ट्राई टू कम ऑन टू द सेम पेज. एंड विजुअल्स के हिसाब से ऑब्वियसली दे डू चेक आउट माई वर्क, आई चेक आउट देयर वर्क, एंड दैट इज़ हाउ वी डू इट. अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आदर्श राव का म्यूजिक किसके लिए नहीं है? ये तो हमें पता लग गया कि किसके लिए है. लेट्स टॉक अबाउट किसके लिए नहीं है. सो मेरा म्यूज़िक उन लोग के लिए नहीं है जिनको सिर्फ दे हैव कवर्ड द वेडिंग हो गई है, दे जस्ट वांट सम म्यूज़िक टू बी अ पार्ट ऑफ देयर वीडियो. सो उन लोग के लिए मेरा म्यूज़िक नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का म्यूज़िक मैं बनाता हूँ उसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं. इट इज़ लाइक अ स्टोरी. तो उन लोग को ही मैं कैटर करता हूँ जहाँ पे दे वांट टू टेल अ स्टोरी एंड देयर हैज़ टू बी इमोशंस एज वेल अटैच्ड. सो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपने वेडिंग का गाना खुद बनाया. मैंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया. सो दैट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, दैट इज़ लाइक इट्स लाइक अ स्टोरी. So you know when you look back at it after like let's say 10-20 साल बाद, so वो एक आपको स्टोरी याद दिलाती है कि this is how it was and these were the emotions involved. So ऐसे लोग के साथ ही I work, so that is how it is. If you ask me, I genuinely love your lyrics. I mean वो इतने meaningful होते हैं. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जब भी कोई वेडिंग म्यूज़िक की बात करता है तो सबसे पहले आप ही का नाम आता है कि यू नो अगर वेडिंग फिल्म में अगर एक गाना लगाना है, सो आई थिंक आदर्श का कोई भी गाना उठा लो और उसको लगा दो तो वो पूरी फिल्म इमोशनल ना भी हो ना तो वो एक अच्छा मीनिंग दे देती है. दैट इज़ फॉर श्योर. एंड आई पर्सनली लव द म्यूज़िक दैट यू क्रिएट. बट आई वांट टू आस्क, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन in music? अच्छी आवाज़ होना is a different thing. Yeah. But having an education, how important is it? Music education is very important. So personally मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने म्यूज़िक थियोरी सीखी है. So obviously मतलब क्रिएटिविटी अपनी अलग चीज़ है, एजुकेशन एक अलग चीज़ है. So education acts like an anchor. एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिलता है कि अगर मुझे अपने इमोशंस इस तरीके से बयां करने हैं तो मेरे पास एक रेफरेंस है. जैसे कि मैं इस कॉर्ड से इस कॉर्ड में स्विच करूँगा तो वो इमोशन निकल के आएगा, अगर मैं ये स्केल यूज़ करूँगा तो ये इमोशन निकल के आएगा.
सो डेफिनेटली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो म्यूज़िक का हो या वोकल्स का हो या इंस्ट्रूमेंट्स का हो या मिक्सिंग का हो. एक्चुअली लोग मिक्सिंग के बारे में बात नहीं करते हैं. आई थिंक बहुत लोग को नहीं पता है, बट मिक्सिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हर चीज़ का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फॉर श्योर. Can you give an example of mixing, like why you think that people don't talk about it? Maybe you can just give an example of it. सो मिक्सिंग में बेसिकली एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जिनमें वोकल्स काफ़ी हैवी होते हैं. अगर आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, बट मेरे सॉन्ग्स में हर चीज़ बैलेंस्ड होती है. Yeah. म्यूज़िक भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितने वोकल्स होते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं हर चीज़ को बहुत इक्वल तरीके से बैलेंस करता हूँ ताकि जो अल्टीमेट इमोशन है वो बाहर निकल के आए. सिर्फ एक अच्छा वोकल बाहर निकल के नहीं आए, सिर्फ एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बाहर निकल के नहीं आए, सिर्फ अच्छा रिदम बाहर निकल के नहीं आए. इट्स लाइक अ प्रॉपर पैकेज. सो उस तरीके से मिक्स करना भी इम्पॉर्टेंट है. I mean, how many kidneys people have to sell to have you on board? It is definitely lesser than how much you spend on a wedding. Brilliant. Perfect. That is for sure. If I want to give a bracket, just a vague number, it starts from around 1. And it goes up according to आपके क्या expectations है, Sure. क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज्ड हैं उसमें, कौन कौन आर्टिस्ट आपको इन्वॉल्व करना है. सो हर चीज़ में देर आर थिंग्स दैट एड ऑन्स एंड एवरीथिंग. या Do you believe in collaborations? Because I'm sure, because you were just talking about कि कौन से आर्टिस्ट होंगे आपके म्यूजिक में, क्या Yes. आपकी रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों की आप जब बात कर रहे हैं, तो आई रियली वांट टू आस्क यू कि क्या एज अ म्यूजिशियन डू यू बिलीव इन कोलैबोरेशन, कंपटीशन और अ कम्युनिटी, एंड डू यू सी एनी डिफरेंस जब आप एज इन द इंडस्ट्री काम करते हो, एंड व्हाट्स योर अप्रोच? मेरा अप्रोच, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट कोलैबोरेशन फर्स्ट, तो जब आप ज़्यादा आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हो एक चीज़ में, सो ऐसा बोलते हैं कि 3 minds आर बेटर देन 1 mind. जब 3-4 दिमाग एक चीज़ पे लगता है ना, तो वो चीज़ अलग ही निखर के आती है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड आप जब कोलैबोरेट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी बनाते हो. जैसे कि जब मैं वेडिंग सॉन्ग्स बनाता हूँ तो मैं भी काफ़ी जो मेरे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबको इन्वॉल्व करता हूँ. सो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी. लिरिसिस्ट हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, वोकलिस्ट हो गए. सो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड यू मेक better things, you make good songs. So that is very important. See, the reason why I've asked you about this, because ultimately हम जब एक गाना बनाते हैं, हम गाना इसलिए बनाते हैं because you want to hold that song with you, right? Yes. I want to ask कि अगर आपने for example 4 आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया and you made a song, Yeah. so actual copyright किसके पास होता है? सो कॉपीराइट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक कपल या किसी फोटोग्राफर ने अप्रोच किया, हमने पूरा सॉन्ग बनाया. सो द वे आई वर्क इज़ मैं सारे कॉपीराइट्स उन लोग को ट्रांसफ़र कर देता हूँ. Oh, यस. okay. सो वंस द सॉन्ग इज़ डन, आपके पास सारे कॉपीराइट्स हैं, बट वी विल होल्ड द परफॉर्मेंस राइट्स. Okay. यस. सो वंस द सॉन्ग इज़ आउट, अगर आउट नहीं है तो ऑब्वियसली इट्स लाइक एन NDA. Of course. अगर आउट है तो वी होल्ड द राइट्स टू परफॉर्म द सॉन्ग इन आवर लाइव शोज, बिकॉज दैट इज हाउ People it has to will balance. relate, Yeah, yeah. it has to balance both the ways. So that is how we work. Yes. Oh, okay. And so ये तो question जो मेरा अगला सवाल था, actually it doesn't apply on you, because I wanted to ask whether you're allowed to sell that music to music labels or not. So what if you want to sell that music, so क्या उसका कोई और भी तरीका होता है where you work, maybe you have created something really beautiful and you don't want to give the copyright now. Yeah. So ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, तो कैसे आप उस सिचुएशन से विन करते हो? सो ऐसा सिचुएशन तो अभी तक नहीं है. मैंने अपना मॉडल इसी तरीके से बनाया है कि अगर कोई अप्रोच कर रहा है, अगर हम उन लोग के लिए डेडिकेटेड कस्टमाइज सॉन्ग बना रहे हैं, सो वो सिर्फ उनके लिए ही है. सो दे विल होल्ड द 100% कॉपीराइट्स ऑफ द सॉन्ग,
लेटर उनको इस गाने के साथ जो भी करना है, इफ़ दे वांट टू सेल इट दे कैन सेल इट, इफ़ दे डोंट वांट टू रिलीज़, अगर रिलीज़ नहीं करना है तो नहीं करें, अगर रिलीज़ करना है सो दे हैव टू मेंशन अस, जो भी आर्टिस्ट इन्वॉल्व है सबको क्रेडिट्स में दे हैव टू मेंशन. सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी लुक अप टू. या क्या आप भी हेल्प करते हैं उनको सॉन्ग रिलीज करने में, या क्या ये भी आपके पैकेज का एक पार्ट रहता है? या व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज? सो म्यूज़िक मेकिंग एंड उनको पूरा वंस एक बार सॉन्ग कंप्लीट होता है तो माई टीम हम पूरा उन लोग को गाइड करते हैं कि हाउ टू कैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास अप्रोच करना है, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सॉन्ग्स को, एंड उनको कॉपीराइट्स के बारे में समझाते हैं कि दिस इज़ हाउ इट इज़. अगर आप सॉन्ग सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे तो इट इज़ प्रोन टू मतलब कोई और भी यूज़ कर सकता है डाउनलोड करके, बट अगर आप उसको एक बार रिलीज़ करोगे ऑफिशियली तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारे कॉपीराइट्स आ जाएंगे. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. सो दिस इज़ द फुल प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग टिल आपको रिलीज़ कैसे करना है. सो एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ. जब हम ये बात कर रहे थे ना कि वेडिंग सॉन्ग्स के बारे में, तो मेरे दिमाग में एक सवाल जो मुझे सबसे पहले आपसे पूछना चाहिए था. Why do you think a couple need an original track for their wedding film? इतने beautiful songs हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट? Why do you think एक कपल क्यों स्पेंड करना चाहेगा एक ओरिजिनल ट्रैक पे, जो कि कुछ महीने के बाद एक फोटोग्राफर अपने यूट्यूब चैनल पे डालेगा एंड देन इट्स अवेलेबल फॉर ऑल? बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स कि जितना ज़्यादा यूज़ हो उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है, राइट? नो वन विल से नो कि ये गाना मत यूज़ करो. सो वाई डू यू थिंक कि एक कपल क्यों स्पेंड करेगा? सो आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक एन एक्सपीरियंस दैट आई गिव टू कपल्स. मतलब एक कपल्स को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं प्रोवाइड करता हूँ कि उनकी स्टोरी को बयां करना इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, एंड दैट थिंग स्टेज विद देम फॉर एवर. एंड व्हेन दे लुक बैक एट इट दे विल रिमेंबर कि इट इज़ मोर लाइक अ प्रीशियस गिफ्ट, priceless gift actually, not precious. So that is one thing. The second thing is आपने बोला कि एक सॉन्ग रिलीज़ हो गया, बहुत लोगों ने यूज़ किया, ठीक है, मतलब दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट. बट फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी का गाना पसंद आता है, ऑब्वियसली वो गाना फेमस हो जाता है, बहुत सारे लोग उस पर रील्स बनाते हैं, बट व्हेन यू रिमेंबर इट, रिकॉल इट कि ये गाना कहाँ था, मतलब आपको उस मूवी का गाना याद रहता है कि वो इस मूवी का ही था. आपको नहीं पता होगा कि कितने रील्स बने हैं, किसने यूज़ किया है. दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी एंड आई थिंक इट्स अ नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इट इज़ मोर लाइक कि ये आपके लिए बना है, आपकी स्टोरी बयां हो रही है, एंड दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू. सो आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़, आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको यू शुड गो फॉर अ पर्सनलाइज सॉन्ग. No, you've beautifully crafted it by saying कि 10 रील बन जाए लेकिन हमेशा आपको याद रहेगा कि ये गाना कौन सी फिल्म का था. इसमें तो एक्टर और एक्ट्रेस भी आप ही हैं और कहानी भी आप ही की है, सो व्हाई नॉट, राइट? My next question to you, that is extremely important as a musician, forget about as a musician actually, as an individual also, and that is marketing, right? एक फोटोग्राफर अपनी फोटोज डाल के अपने आप को मार्केट कर सकता है, बट एज अ म्यूजिशियन, whenever you're marketing yourself, what are the things that you make sure while marketing yourself, these are the things I need to do? So जब भी कोई सॉन्ग रिलीज होता है, what we try to do is first of all हम लोग उसी फिल्म को कट करके हम लोग इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, बिकॉज वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड सारे आर्टिस्ट को टैग करके. एंड कभी कभी हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि उसका एक अकूस्टिक वर्जन या मोर लाइक अ डीलक्स वर्जन, मतलब नॉट अ प्रॉपर सॉन्ग बट उसको अलग तरीके से कवर करके भी हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज़ मोर लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑन इंस्टाग्राम. एंड एडिंग, मतलब उस सॉन्ग को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं. वी ट्राई टू प्रमोट इट, हम उसको इन द फॉर्म ऑफ एड्स बूस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक प्रमोट नहीं हो सकता, म्यूज़िक के साथ विजुअल्स भी होने चाहिए. सो जब एक वेडिंग फिल्म की बात आती है, सो इट इज़ मोर लाइक अ पैकेज. तो उस चीज़ को हम, उस एक्सपीरियंस को, उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट करते हैं. Amazing. Is it safe to say that music industry has a different genre altogether?
आई फील सो येस. मतलब व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स, जब वेडिंग्स की मैं बात करूँ, सो दिस इज़ मोर लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री in weddings and the wedding industry, they both run together. So this is more like सिर्फ म्यूज़िक भी लोगों को अपील नहीं करेगा, या सिर्फ फिल्म या वीडियो भी लोगों को अपील नहीं करेगा. इट इज़ मोर लाइक अ पैकेज. सो इट गोज हैंड इन हैंड. परफेक्ट. अभी थोड़े टाइम पहले हम बात कर रहे थे कॉपीराइट की. चलो ये तो वो बात हो गई कि आपने एक सॉन्ग बनाया और आपने कॉपीराइट किसी को दे ही दिया, राइट? बट व्हाट इफ you have created something individually, right? How do you manage the copyrights? Because इतने सारे artists involved होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. Basically, I just want you to educate all of us how copyright works. So when it comes to independent music, उसमें दो चीज़ें होती हैं. या तो आप उसको इंडिपेंडेंटली रिलीज़ कर रहे हो, या तो आप किसी लेबल को दे रहे हो. Okay. दो चीज़ें होती हैं. दोनों चीज़ों में आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं. बट जब आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तो या तो आप जो आर्टिस्ट इन्वॉल्व है उनको पे, यू गिव द कमर्शियल्स एंड यू नो उनको अपना फीस पे करो, एंड आप अपना कॉपीराइट फुल रखो. Okay. या तो आप फीस नहीं पे कर रहे हैं तो आप शेयर करो कॉपीराइट्स. Okay. सो एक उसमें परसेंटेज होता है. जैसे कि अगर मैं कंपोजर और प्रोड्यूसर दोनों हूँ, तो मेरे पास हल्का ज़्यादा परसेंटेज होगा, वोकलिस्ट के पास थोड़ा कम होगा, लिरिसिस्ट के पास थोड़ा सा. मतलब इट्स लाइक अ डिवाइडेड शेयर. वैसा होता है. अगर आप लेबल्स को पिच कर रहे हो, तो उसमें भी होता है कि या तो लेबल्स आपसे सॉन्ग खरीद लेते हैं, और उनके पास भी एक होता है कि दे पे यू ऑफ विद इट्स लाइक अ बाय आउट, एंड उसमें भी रॉयल्टी शेयर होता है. Okay. सो वैसी दो चीज़ें होती हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स. या Sure. And how one should approach the music labels? What are the key things which we need to take care while approaching the music labels? सो जब आप म्यूज़िक लेबल्स को अप्रोच कर रहे हो, द थिंग इज़ दे हैव टू रिलेट टू योर म्यूज़िक फर्स्ट. दे हैव टू लाइक योर म्यूज़िक, एंड यू हैव टू, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट इन टच विद देम, बिकॉज बहुत ईजी नहीं होता. किसी लेबल एग्जीक्यूटिव का ईमेल या फ़ोन नंबर मिल जाए बहुत मुश्किल होता है. Okay. तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड क्योंकि लेबल्स भी बिजनेस हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू मेक द प्रॉफिट. सो उन लोग के लिए भी आपका म्यूज़िक बेनिफिशियल होना चाहिए खुद के लिए. Okay. सो ये चीज़ें होती हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू अप्रोच अ लेबल. या What's beneficial, working individually or working for couples? Personally, for me right now, weddings में, working for couples, making customized song is more beneficial for me. Okay. Although I'm trying to, मैं अपने खुद के गाने भी बनाता हूँ. Okay. मैं independent stuff मैं खुद करता हूँ. वो दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ. So मुझे दोनों चीज़ें पसंद है करना. मतलब weddings भी मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत शिद्दत से गाने बनाता हूँ. मेरी टीम है, मेरा लिरिसिस्ट है शयान, जिसने आई थिंक मैक्सिमम सॉन्ग उसने लिखे. I think I met him, right? Yes, you met him. Okay. साइबा उसने लिखा है. काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स उसने लिखे हैं. सो वही होता है कि जो लोग भी इन्वॉल्व है काफ़ी डेडिकेटेडली काम करते हैं. तो या दोनों स्पेस में इट इज़ गुड, बट एज ऑफ नाउ wedding songs, making wedding songs is more beneficial for me. कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गाना बनाया और वो गाना बनने के बाद आपके कपल को पसंद ही नहीं आया? ये जब पहली बार हुआ था तो मेरा दिल टूट गया था कि मैंने इतनी शिद्दत से कुछ बनाया है एंड उन लोग को पसंद नहीं आया. बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जब तक आप सेम पेज पे नहीं हो तब तक यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. सो ये मैं बहुत देर बाद ये चीज़ सीखा हूँ. एंड मेरे लिए, फॉर मी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जिसके लिए गाना बन रहा है उन लोग को पसंद आना चाहिए. एंड दैट्स इट. मतलब एंड ऑफ द स्टोरी देयर. सो जब उन लोग को ये गाना रिलेटेबल लगेगा जिस पॉइंट पे, एंड वो लोग इस इमोशन को फील कर पाएंगे, आई थिंक यू हैव अचीव्ड योर गोल. I really loved how you have accepted the failure also with so much love. और ये बहुत ज़रूरी है कि जब
जो भी इंसान एक्चुअली वेडिंग इंडस्ट्री में काम करता है, बहुत ज़रूरी है कि दिमाग के साथ साथ वो दिल भी लगा कर काम करे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट टू पीपल कमिंग टुगेदर एंड स्पेशली विद यू नो यू रियली नीड टू शो देयर लव स्टोरी, यू नीड टू शो कि वो किस किस इमोशंस के साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी वेडिंग को सेलिब्रेट किया है, राइट? सो डू यू बिलीव इन कॉन्ट्रैक्ट्स? बिकॉज इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लानर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, एवरीबडी हैज़ देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट्स कि इफ दिस गोज रॉन्ग सो दिस विल हैपन एंड ऑल दैट. जैसे आपके केस में अगर किसी को गाना पसंद नहीं आया, हाउ मेनी टाइम्स डू यू रीडू द सॉन्ग्स? सो वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट. श्योर. जब हम लोग स्टार्ट करने से पहले वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी गेट इट साइंड फ्रॉम बोथ द पार्टीज. ओके. एंड रिविजन्स पे आए तो वी हैव रिविजन्स एज इन माई वे ऑफ वर्किंग इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ठीक, कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट अनलेस एंड अनटिल द कपल इज हैप्पी, तब तक वी कीप रिवर्किंग ऑन द सॉन्ग. बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस उन्होंने हमें अप्रोच किया है क्योंकि दे लाइक अ वर्क. दैट इज़ द थिंग. अगर वहाँ पे वो आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी अलाइंड है, दैट मीन्स हमें इतना एफर्ट डालना है कि दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द वर्क. So that is how it is. And how do you make sure कि आपका म्यूज़िक अल्टीमेटली उनके थॉट प्रोसेस से अलाइन हो? लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मी, जब कभी कभी हम वीडियोज़ बनाते हैं, वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, सो बहुत बार कपल्स को खुद ही नहीं पता होता है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड दे से लेटर ऑन, आई थिंक जो आपने पहली बार यूज़ किया था ना वही ठीक था, आई डोंट थिंक मेरे को ये सेकेंड वाला अब अच्छा लग रहा है, लेट्स एक्सप्लोर द थर्ड वन. जब आप ये कहते हैं कि जब तक यू आर नॉट हैप्पी, दे कैन मिस यूज इट एज वेल, राइट? So sometimes it definitely happens. I'm sure you work with your heart. We all work with all our hearts in weddings. But how do you let go of this situation? ऐसा बहुत बार होता है ऑब्वियसली कि जो चीज़ हम बनाए एंड अल्टीमेटली समथिंग डजंट अलाइन. बट आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, चलो बहुत बुरा लगता है कि थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड. But if you look at a business perspective, the reason I started this thing was to cater to the couples and the vendors. So मेरा vision अभी भी वही है, artistic element भी है obviously. जिस टाइप के मैं songs बनाता हूँ वो उनको relate होने चाहिए. That is definitely an important point. But यहाँ पे भी ऐसा होता है कि sometimes ideas don't align. या ठीक है यार, this is आपने वो वाला गाना बनाया था साहिबा, हमको वैसा ही चाहिए. So I tell them, अगर साहिबा तो ऑलरेडी बन चुका है एक बार, there's no point of recreating the same thing. So ये एक प्रोसेस भी रहती है उनको कन्विंस करने की, let's try something different. I'm 100% you will be satisfied with the output. We will give our 200%. But let's do something different जो आपकी स्टोरी भी बयां करे एंड सेम साउंड भी नहीं करे, क्योंकि ये this is personalized for you. Absolutely. So that is more important rather than making it sound like a previous already done song. उसको फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है. It is just that कि आपके लिए कुछ स्पेशल बन रहा है, तो let us also experiment with some stuff. कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे बात करे और बोले कि मेरी वेडिंग फिल्म में मुझे आपका सॉन्ग चाहिए, लेकिन आपका मन ना हो? Have you ever said no? I have actually never said no. I have never said no because मुझे ना इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो ऐसा कोई भी शायद अभी तक कपल नहीं होगा जिनको मैंने मना किया हो. हाउ मेनी वेडिंग सॉन्ग्स यू क्रिएट इन अ ईयर? अभी तक आई हैव क्रिएटेड मोर देन 80 सॉन्ग्स. अमेजिंग. यस. क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पर्सनलाइज्ड म्यूजिक इज गोइंग टू बी अ थिंग इन अ वेडिंग इंडस्ट्री? 100%. बिकॉज द थिंग इज़ बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो बॉलीवुड के हो गए या आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट या जो भी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूज़िक है, वो आप यूज़ करोगे, ठीक है, इट विल लुक गुड, बट इसमें कोई एक अलग सा फैक्टर नहीं होगा. मतलब वो गाना बहुत लोगों ने, मैंने आपको ये स्टोरी बताई कि एक फिल्म का म्यूज़िक है, बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई हैं. सो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ याद रहेगी जो ओरिजिनल जहाँ से वो निकला है.
सो आई थिंक दिस विल, ये ट्रेंड जो है वो आई थिंक और बढ़ते जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से मैंने भी बहुत इंक्रीज देखा है. आई स्टार्टेड इन 2022, उसके बाद से इट इज़ बीन लाइक 3 times मोर वर्क आई हैव बीन डूइंग. सो आई थिंक ये चीज़ बढ़ती जाएगी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. You said you've made 80 songs till now, right? Yeah. Do all the people let you use all the songs for your YouTube channel for you to promote? So that is there in the contract. Acha. So that's where contract comes in. कि वहाँ पे we have the right, once the song is out, we have the right to promote it. हम उसको promote कर सकते हैं on our YouTube, on our Instagram, on any social media platform. So the contract gives us the right to promote it as well, to perform it, and yeah. Okay. चलो ये तो बात हो गई कॉपीराइट्स की. बट हाउ डू यू बैलेंस क्रिएटिविटी एंड योर फाइनेंसेस? बिकॉज क्रिएटिविटी तो घर में खाना नहीं ला सकती, राइट? Yes. हाउ डू यू बैलेंस दैट? वो चीज़ भी ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है. गुड क्वेश्चन. सो क्रिएटिविटी की बात आए तो जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ, सो तब मैं हर चीज़ पीछे छोड़ देता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आई हैव टू बी द मोस्ट क्रिएटिव. उसके साथ फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं, बिकॉज आप जितना अपना टाइम किसी चीज़ में दे रहे हैं उसमें कुछ फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व है. सो व्हाट आई फील इज़, जब बात क्रिएटिविटी एंड फाइनेंसेस की आती है, आई थिंक आपको इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए. जब आप क्रिएटिव हो तब आप क्रिएटिव हो, एंड देन यू आर आउट ऑफ दैट थिंग, देन यू प्लान योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट. सो मेरे लिए तो ऐसे ही वर्क करता है कि जब मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ तब मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता हूँ, एंड जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, जब व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद क्लाइंट्स एंड डीलिंग विद कपल्स, तो आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि हाँ मेरी एक सर्विस है एंड ये इतना, जब मैं कोट कर रहा हूँ तो इतना डिज़र्व करती है क्योंकि इसमें इतना एफर्ट जा रहा है, यू नो. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ इन, मतलब इट इज़ लाइक इट्स वर्थ द अमाउंट दैट यू आर पेइंग. जितना मेरा टाइम जा रहा है, मेरे टीम का टाइम जा रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, सो दैट इज़ हाउ आई डील विद इट. सो दिल और दिमाग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है 100%, while working. परफेक्ट. आपने उन ऐप्स के बारे में तो सुना ही होगा जो क्लेम करते हैं कि हम 2 घंटे में आपको वेडिंग सॉन्ग बना के दे देंगे, वाओ. राइट? सो आप 30 दिन ले रहे हैं और वो 2 घंटे ले रहे हैं. व्हाट्स द डिफरेंस? ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है. अगर कोई 2 घंटे में गाना बना के दे रहा है तो आई थिंक AI, राइट? AI का ज़माना है. सो आप कुछ प्रॉम्प्ट डालोगे उसमें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मशीन. भले ही आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी मेलोडियस है, वोकल्स हैं, लिरिक्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आई थिंक एक ह्यूमन टच, एक थोड़ा सा एक फैक्टर होता है, मतलब जो आई थिंक हम ह्यूमन से समझ सकते हैं कि वो एक कनेक्ट होता है, जो आप जितना भी AI यूज़ कर लें वो एक चीज़ हमेशा रह जाती है. सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस. और ये भी हो सकता है ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपने कोई प्रॉम्प्ट डाला, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली प्रॉम्प्ट बेस ही होता है कि मुझे ऐसा सॉन्ग चाहिए, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट. सेम प्रॉम्प्ट कोई और भी डाल सकता है, बिकॉज वेडिंग में ऐसा होता है कि एक स्टोरी जो होती है, मतलब इट इज़ अराउंड द सेम इमोशन. यस. तो वो इमोशनल, उसके अराउंड ही आप प्रॉम्प्ट देंगे ना, उसके अराउंड ही सॉन्ग बन के आएगा. तो हो सकता है सिमिलैरिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाए. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड या लेकिन आपको लगता है कि कपल के लिए मैटर करेगा? उनको तो सिर्फ वो चाहिए जो कानों को अच्छा लगे और उनकी स्टोरी के साथ जाए. सो यू थिंक कि दीज पीपल आर योर कॉम्पिटिशन, और यू थिंक आई डोंट इवन गो देयर एंड थिंक दैट you know these people are my competition? या एक्चुअली मैं नहीं सोचता इन चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं खुद भी AI टूल्स यूज़ करता हूँ इन माई सॉन्ग्स. Okay, and how do you do that? सो द लॉट ऑफ एप्स जहाँ पे यू फीड योर वोकल्स एंड वो इट कन्वर्ट्स योर वोकल्स इनटू द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. Sure. फ्लूट हो गया, देन लेट्स से शहनाई, गिटार्स एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली अगर इतने टूल्स अवेलेबल हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट. मैंने एक सॉन्ग में हैव यूज्ड देयर इज़ एन ऐप जहाँ पे आई फेड माई वोकल्स, एंड मुझे उस टाइम पे फीमेल सिंगर नहीं मिल रही थी. मतलब Okay. जितनी फीमेल सिंगर्स
को मैं जानता हूँ, या तो दे वर बिजी विद समथिंग और समथिंग वाजंट वर्किंग आउट एंड द टाइमलाइन वाज अ बिट टाइट. तो जब मैंने अपना उसमें आई यूज़ द सॉफ्टवेयर एंड एक बहुत अच्छी फीमेल वोकल्स निकल के आए उसमें से. Really? आई डिड एंड अप यूजिंग इट एंड या मतलब आई थिंक जब इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट. कॉम्पिटिशन नहीं देखना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर क्राफ्ट एंड इट इज़ योर डेस्टिनी आई फील. अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप फ्री टाइम में, आपने बोला आप म्यूज़िक बहुत सुनते हो दूसरे आर्टिस्ट का, इफ़ यू हैव टू नेम वन आर्टिस्ट जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो, जिनका म्यूज़िक सुन के, तो वो कौन है? डेफिनेटली AR रहमान, बिकॉज उनका जो एक स्पेक्ट्रम है म्यूज़िक का वो काफ़ी डाइवर्स है. बहुत सारे उनके ऐसे गाने हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक अपबीट हैं, कुछ कुछ इमोशनल, मतलब एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होता है उनका सॉन्ग्स. एंड दिस ऑल्सो एंड टेक्निकली ऑल्सो वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने सॉन्ग्स में, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो शायद इंडिया में पता भी नहीं थे. दिस एन इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज़ किया था इन रहना तू, फिंगर बोर्ड इज़ लाइक अ कीबोर्ड बट यू जस्ट ग्लाइड इट एंड यू प्ले इट. तो ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं क्योंकि उनका म्यूज़िक एक बहुत ही यूनिक लेवल पे हिट करता है यहाँ. बट थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे मिथ्स को आज डिबंक किया इस काउच पे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना अपना पर्सनल जो उनका प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं. एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न गॉड डिसाइडेड कि आप ही इस काउच पर बैठ के इस बारे में बात करो. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, you have worked with Ayushmann Khurrana and Tahira Kashyap. Yeah. How was it working with them? Because कुतले खान के साथ भी आपने काम किया है. बहुत सारे बिगर आर्टिस्ट एक जब रूफ के नीचे होते हैं तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? सो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम लोग के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली फिल्म के लिए नहीं बना था सॉन्ग. हम लोग ने इसको इंडिपेंडेंट रिलीज़ के लिए ही बनाया था, हमने रिलीज़ भी किया था. सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि एक दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट है रैवेटोर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि लेट्स कोलैबोरेट एंड मेक समथिंग. मैंने बोला ठीक है. देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सॉन्ग एंड फिर मुझे लगा कि यार इस सॉन्ग में ना वी नीड सम इंडियन एलिमेंट. तो फिर उन लोग ने कुतले खान सर को अप्रोच किया एंड उन्होंने अपना गाने में एक वर्स डाला. सो दैट मेड द सॉन्ग रियली गुड. एंड हम लोग का यही था कि चलो इसको इंडिपेंडेंटली रिलीज़ करते हैं, एंड हमने रिलीज़ भी किया. देन व्हाट हैपेंड, अपार शक्ति खुराना केम अक्रॉस द सॉन्ग एंड ही रियली लव्ड इट, उनको बहुत पसंद आया. एंड उस टाइम पे ताहिरा कश्यप एक मूवी बना रही थी, मतलब उनके प्लान में था कि आइडिया था कि ये बनाना है, शर्मा जी की बेटी करके वो एक था. एंड उनको गाना बहुत पसंद आया. उनको लगा कि फिल्म के कुछ सिचुएशन में ये गाना परफेक्टली सिंक होगा. एंड आयुष्मान सर को भी बहुत पसंद आया गाना. एंड उस टाइम इट वाज लाइक स्टार्टिंग, उस टाइम पे इस 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, तब फिल्म बन रही थी. एंड इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस ऑब्वियसली, फिल्म मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग. तो तब तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो यार दे लाइक द सॉन्ग एंड एवरीथिंग. कट टू 2024, दे अनाउंस द रिलीज ऑफ द फिल्म. And finally the song got synced in the film, and visually it was very good to watch it. And it was, I mean, for me it was like a milestone that I've achieved. Amazing. And I'm sure जैसे मैंने बोला इस कॉन्वर्सेशन के शुरू होने से पहले कि there is a different vibe altogether जब इतने अच्छे आर्टिस्ट अंडर वन रूफ बैठते हैं और कुछ ना कुछ तो आउटकम अच्छा निकल के आता ही है, राइट? Would you like to share your life's moment जहाँ पर आपको लगा हो यार I have done this, your most proudest moment when you felt that Adarsh यार you have done it? ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर सॉन्ग का बताऊं तो there's this song that we made called as गुम हुआ. Okay. So सिद्धार्थ उन्होंने अप्रोच किया था कि हमको ऐसा कुछ बनाना है जो थोड़ा सा यूनिक हो, प्रॉपर एक वेडिंग सॉन्ग ना लगे, बट इज़ मोर लाइक अ फर्स्ट डांस सॉन्ग. काफ़ी
सटल, काफ़ी इंटीमेट वाइब होनी चाहिए उस गाने की. ही केम टू द स्टूडियो एंड उन्होंने पूरा एक ब्रीफ दिया कि ओके ये सब है. एंड ऑब्वियसली पर्सनली व्हेन यू मीट समवन, एक जब कोई ब्रीफ देता है तो वो बहुत डीप लेवल पे इम्पैक्ट होता है. एब्सोल्युटली. सो आई सैट विथ माई कीबोर्ड. मैंने आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर में मैंने गाना कंपोज किया. हाफ एन आवर. इट वॉज वेरी इंस्टेंट. आई वॉज इन द जोन. जब जोन में होता हूँ तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत जल्दी होती है. देन मेरा एक फ्रेंड है हितेश, ही इज़ द लिरिसिस्ट. ओके. मैंने उसको बोला कि भाई ये मेलोडी है, फटाफट से कुछ लिखा. एंड मैंने उसका हुक कंपोज किया था, आँखों में तेरी मैं यूँ गुम हुआ. ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू सिंग एंड से. सो द मेन हुक, जब मैं आई वॉज फिडलिंग अराउंड विद द कीबोर्ड, जो ये हुक था, आँखों में तेरी मैं यूं गुम हुआ. सो ये जब मेरे पास ये हुक आया, सो मैंने बोला हितेश को कि यार ये दिस सॉन्ग इज़ फॉर अ फर्स्ट डांस एंड यू हैव टू राइट एवरीथिंग अराउंड दिस थिंग. सो आई थिंक विद इन 1 day वी डिड द होल सॉन्ग. Wow. Yes, Are you including- literally saying एक दिन? Yeah. 1 day. It took 1 day for me to पूरा प्रोग्राम करने में, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, वोकल्स रिकॉर्ड करने में. सो इट टुक max to max 1 to 1.5 days to do the whole song. You know, it was such a delight to listen to you, believe me, you know, while you were singing as well. हालांकि हमें सिर्फ इतना सा मिला सुनने के लिए, but I'm sure कितना मज़ा आया होगा इस मोमेंट को फील करने के बाद आपके लिए. बट डू यू सी योर सेल्फ मेकिंग मोर वेडिंग फिल्म म्यूजिक देन यू नो टर्निंग योर सेल्फ टूवर्ड्स बॉलीवुड? एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ ना तो मुझे दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है. क्योंकि मुझे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी चीज़ में. अगर मैं वेडिंग सॉन्ग्स बना रहा हूँ तो आई जस्ट डोंट वांट टू कीप माई सेल्फ लाइक, एक वो होता है ना कि लिमिट नहीं करना है मुझे अपने आप को. तो मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो आर्टिस्टिकली मेरे से पॉसिबल है. सो बॉलीवुड हो या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो या वेडिंग म्यूज़िक हो, मैं हर चीज़ में आई वांट टू डू इट. बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि मैं थोड़े टाइम पहले अभी यूट्यूब देख रही थी एंड आई सॉ वन वेरी गुड म्यूजिशियन सेइंग कि जब एक आर्टिस्ट या एक सिंगर वेडिंग इंडस्ट्री में जाकर परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो वो अपनी वैल्यू गिरा देता है. When I heard that line, I felt really sad, right? But if I ask you, because you are a musician yourself, how do you feel about that? Someone making this quote. आई थिंक एक आर्टिस्ट को ये फ्रीडम होती है, यू नो, बिकॉज जब इंडिया की बात करें, द वे इंडिपेंडेंट सीन इज़ ग्रोइंग राइट नाउ, मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है. जब से स्पॉटिफाई आया है, जब से लोग रिकग्नाइज़ करें इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को. वरना पहले ये होता था कि लेबल्स के साथ जो काम करते हैं वही लोग रिकग्नाइज होते थे. सो दिस इज़ मोर लाइक लेट्स से इट्स लाइक एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, वेडिंग इंडस्ट्री. तो यहाँ पे आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने का, अपना क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है. फाइनेंशियली ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड आई थिंक ये तो बहुत गलत चीज़ है कि वेडिंग में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो अपनी वैल्यू गिरा रहे हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट योर आर्ट एंड इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस एज वेल. सो दिस इज़, आई थिंक आई लुक एट वेडिंग इंडस्ट्री एज एन अपॉर्चुनिटी. बिकॉज जब मैंने भी स्टार्ट किया था, दिस इज़ द थिंग, मतलब आई एम सपोर्टिंग माई इंडिपेंडेंट करियर थ्रू वेडिंग्स. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड वेडिंग इंडस्ट्री से ही मैं थ्राइव कर रहा हूँ. सो ये तो चीज़ आई थिंक बहुत गलत चीज़ है अगर इसने बोली है तो. So you were just talking about Spotify, that Spotify ने बहुत सारे individual artists को help किया है to grow. What is Yes. your relationship like with Spotify? सो आई थिंक जब स्पॉटिफाई एंटर किया इंडिया में, यू नो, इन 2019, उसके बाद से बिकॉज कोई मेजर स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं थी इंडिया में जो लोग डेडिकेटेडली म्यूज़िक सुनते थे. आजकल लोग डेडिकेटेडली म्यूज़िक सुनते हैं स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूज़िक पे, बाकी सारे बहुत सारे ऐप्स हैं, बट मोर ओवर स्पॉटिफाई. सो जब स्पॉटिफाई एंटर किया इंडिया में, देन बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को एक प्लेटफॉर्म मिला कि अगर हम अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दिस इज़ लाइक अ मेजर प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आके सुनेंगे. इट विल जनरेट रेवेन्यूज़
तो जितना स्ट्रीम करेंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा. सो आई थिंक उसके थ्रू काफ़ी हेल्प मिला है. एंड पर्सनली फॉर मी, जब मैंने स्टार्ट किया रिलीज़ करना, स्पॉटिफाई के थ्रू ही बहुत लोगों ने मुझे डिस्कवर किया. बीट लाइक एड फिल्म मेकर्स या weddings, yeah. So this is how it started. So Siddharth and Ashish, they came across my song called Kari. I think I've heard. Yeah. So उस song के through इन्होंने approach किया. So Spotify has given me lot of like a platform to अपनी music को थोड़ा सा और exposure देने के लिए. Yeah. So it has been good. You know, I'm really enjoying this conversation. लेकिन जाते जाते I really want कि आप कुछ मैसेज हमारे नए म्यूजिशियंस को ज़रूर दें जो कि वेडिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो वेडिंग के लिए कपल्स के लिए गाना बनाना चाहते हैं. बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आई एम श्योर दे मस्ट बी थ्राइविंग, दे मस्ट बी डूइंग समथिंग और द अदर, बट you have mastered the art to work for music industry, so you'll be the right person to advise them. So why don't you give few advices if you have some to the new aspirants? I think the only advice will be कि अपना एक खुद का genre create करो. Don't try to copy the stuff जो already है, उसमें फिर आपकी कोई value नहीं रहेगी. I have come across a few songs जो बहुत similar sound करते हैं मेरे songs से. Really? Yes. So जिन लोग को भी music wedding industry में ये करना है, so I think the first thing is originality. आप अपने खुद के ideas लाओ. The thing is at the end of the day, emotions तो same है, ठीक है, the story same है, but आप उस चीज़ को किस तरीके से बयां कर सकते हो, that makes whole lot of difference. So I think uniqueness is very important. Thank you so much for joining us today. Believe me, ये बहुत बहुत important था. सब चाहते हैं कि सबका एक पर्सनलाइज म्यूज़िक हो, बट प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी था और आज आपने हम सभी को बहुत बहुत हेल्प करी है. एंड आई एम श्योर वेड FM के थ्रू लोग अब आदर्श तक पहुँचे एंड यू नो व्हाट टू डू. सो थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी थिंग्स जो मैंने आज आपके इस कॉन्वर्सेशन से सीखी है. बट सबसे बड़ा जो मेरा टेक अवे था कि कहानी ढूंढो और उस कहानी को बताना सीखो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्निंग्स. लेकिन एक इतना अमेजिंग म्यूजिशियन हमारे काउच पर हो और हम उसको ऐसे ही जाने दें बिना गाना गवाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो यू नीड टू सिंग समथिंग बिफोर यू एंड दिस. ओके. I mean, मेरी लाइव आवाज़ थोड़ी सी अलग है जो आप सुनते हो in the song, but I'll sing my own wedding song that I dedicated for my wife. It's called as Intezar. Just take line, I'll hum. So it goes like तेरे करीब हूँ खड़ा, दिल मेरा माने ना, खुश नसीब हूँ बड़ा जो मुझे तू है मिला. इंतजार तेरा बेकरार है ये दिल, जाने क्यों जानो ना, एतबार है ये जो तुझ पे यूं मैं कुर्बान, इंतजार था तेरा, इंतजार था. थैंक यू. भाई आप तो जाते जाते रुला के जाओगे भाई. But that was so beautiful and you both are really lucky to have each other. So
thank you and give my regards to her. you But so before much. you go, आपने मेरे कहने पर इतना प्यारा गाना सुनाया एंड इतनी सारी बातें आज हमने आपसे सीखी, उसके बदले दिस इज वेरी स्मॉल. That is so sweet. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me. It's a pack up. So Red FM India पे it was an amazing experience because thank you so much for giving this platform to talk about all these things. मतलब usually ये ऐसी insights होती हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, and it's a very good platform जहाँ पे I could share my 2 cents, and I would like personally like to thank Nitin and Shanaya for this thing, and they're doing a wonderful job, and I wish you guys all the best. Thank you so much.